आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जिन्होंने मैथमेटिक्स को एक डिवाइन आर्ट के रूप में देखा। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने एक इक्वेशन के जरिए दुनिया को देखने की कोशिश की, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि संख्याओं यानी नंबर्स के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है जो सिर्फ मैथमेटिक्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चलाता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पाइथागोरस है। अगर आपने कभी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आप पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। a² + b² = c²। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमारे लिए एक जनरल मैथ प्रॉब्लम लगता है, पर इसने ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत की थी। लेकिन पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक फिलोसोफर भी थे जिन्होंने नंबर्स के माध्यम से दुनिया के रहस्य को समझा। उन्होंने ये सोच विचार दिया कि नंबर्स का अपना एक मेटाफिजिकल अर्थ है। आज के एपिसोड में हम पाइथागोरस के जीवन पर चर्चा करेंगे। उनका जीवन कैसा था, उन्होंने किन किन जगहों का सफ़र किया, कैसे उनका बचपन से लेकर अंत तक के सफ़र जो है वो एक फिलोसॉफिकल मोमेंट बन गया, और कैसे उनके विचार और उनका काम आज तक हमारी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इस इंट्रोडक्शन के बाद आगे चलेंगे और जानेंगे उनके स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम पाइथागोरियनिज्म कहते हैं, उसके बारे में। हम समझेंगे कैसे उन्होंने मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी और कॉस्मोस को एक दूसरे से जोड़ा। अब हम जब पाइथागोरस के जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि पाइथागोरस कौन थे और उनका जीवन किस तरह का था। उनकी अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पहला पड़ाव था जहाँ से उनकी फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल जर्नी की शुरुआत हुई थी। पाइथागोरस का जन्म लगभग 570 BC के आसपास सामोस नाम के एक छोटे से ग्रीक आइलैंड पर हुआ था। सामोस उस समय एक छोटी लेकिन व्यावसायिक रूप से समृद्ध जगह थी जो ट्रेड और एजुकेशन के लिए फेमस थी। यहीं से पाइथागोरस की जर्नी शुरू होती है। उनके पिता का नाम निसॉर्कस था, जो एक जेम मर्चेंट थे, और कहा जाता है कि उन्होंने पाइथागोरस को बचपन से ही एजुकेशन की तरफ अग्रसर किया। पाइथागोरस के परिवार को लेकर ज़्यादा हिस्टोरिकल सोर्सेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि उनका परिवार इकोनॉमिकली स्टेबल था। इस वजह से पाइथागोरस को उनका बचपन थोड़ा अलग तरीके से जीने का मौका मिला। उन्होंने बचपन से ही एक क्यूरियोसिटी और ज्ञान की भूख दिखाई दी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बचपन में ही लोकल स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स से मुलाकात करने शुरू कर दी थी। उनके जीवन के अर्ली ईयर्स में ही उनका एजुकेशन के प्रति जुनून दिखाई देने लगा था, जो आगे चलकर उन्हें दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर्स और मैथमेटिशियंस में से एक बनाया। उनकी अर्ली एजुकेशन काफ़ी बेसिक थी, जिसमें टिपिकल ग्रीक एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा मैथमेटिक्स और म्यूज़िक भी शामिल था। लेकिन पाइथागोरस के लिए ये बेसिक एजुकेशन काफ़ी नहीं थी। उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर करने और नए आइडियाज़ को समझने की इच्छा जगाई। उनके अंदर एक ऐसी भूख थी जो उन्हें अपने आइलैंड से बाहर निकालकर विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही थी। जब हम पाइथागोरस की एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उनका एक्सटेंसिव ट्रैवल था। पाइथागोरस सिर्फ एक जगह पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाले फिलोसोफर नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में कई अलग अलग संस्कृतियों का सफ़र किया और अलग अलग जगहों के स्कॉलर्स के साथ विचार विमर्श किए। सबसे पहले उन्होंने अपना सफ़र इजिप्ट की तरफ किया। उस समय इजिप्ट को नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहाँ पाइथागोरस ने ज्योमेट्री और मैथमेटिशियंस के फील्ड में कई महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी। इजिप्शियन पिरामिड्स को देखकर उन्होंने काफ़ी कुछ समझा और मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल यूज़ भी देखा। कहा जाता है कि इजिप्शियन प्रिस्ट के साथ उन्होंने काफ़ी समय गुजारा, जहाँ उन्होंने रिलीजियस और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को भी समझा। इजिप्ट ने उनके मैथमेटिकल और फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस को गहरा असर किया। इजिप्ट से उन्होंने सेक्रेड ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अपनाया,
जिसे बाद में उन्होंने अपने पाइथागोरियन फिलॉसफी में इंक्लूड किया। इजिप्ट के बाद उनका अगला पड़ाव था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, जिसे आज के इराक के नाम से जानते हैं, अपने टाइम का एक और बड़ा इंटेलेक्चुअल सेंटर था। यहाँ पाइथागोरस ने बेबीलोनियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के एडवांस्ड आइडियाज़ को समझा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में नंबर्स और एस्ट्रोनॉमी को लेकर काफ़ी एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग थी, जो पाइथागोरस को डीपली इंस्पायर कर गई। यहाँ उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकल पैटर्न्स और स्टार्स के बीच के संबंध को समझा। ये वही टाइम था जब पाइथागोरस के अंदर एक बिलीफ डेवलप होने लगा कि यूनिवर्स की हर चीज़ को नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। उन्होंने बेबीलोनियन से प्लैनेटरी मूवमेंट्स और हेवनली बॉडीज़ के बारे में भी कुछ एडवांस्ड नॉलेज सीखी, जो आगे चलकर उनके हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स थियोरी का बेस बना। उनके ट्रेवल्स यहीं ख़त्म नहीं हुए। कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया का भी सफ़र किया। यहाँ पर उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिकता और ज्ञान को समझा। इंडियन फिलॉसफी, स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन, ने उनके विचारों को डीपली इम्पैक्ट किया। इंडियन स्कॉलर्स के साथ उन्होंने आत्मा यानी सोल और उसकी यात्रा के बारे में सीखा। यहाँ से उन्होंने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल यानी आत्मा के पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट अपनाया, जो उनके लेटर टीचिंग्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इन सब जगहों के सफ़र के दौरान पाइथागोरस ने न सिर्फ मैथमेटिकल नॉलेज प्राप्त की, बल्कि उन्होंने स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल विचारधारा को भी अपने जीवन में शामिल किया। इजिप्ट में ज्योमेट्री, मेसोपोटामिया में नंबर्स और एस्ट्रोनॉमी, और इंडिया में स्पिरिचुअल फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन उनकी थिंकिंग का फाउंडेशन बना। उन्होंने मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक गहरा संबंध देखा। उनका मानना था कि नंबर्स के माध्यम से न सिर्फ यूनिवर्स को समझा जा सकता है, बल्कि इंसानी जीवन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी समझा जा सकता है। पाइथागोरस के लिए मैथमेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक टूल था जिसके जरिए यूनिवर्स का रहस्य समझा जा सकता था। उनका विचार था कि यूनिवर्स एक हार्मोनिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करती है और हर चीज़ एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल रेशियो के अनुसार चलाई जाती है। इस कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी ने उनकी अलग पहचान बनाई। ये था पाइथागोरस का पहला सफ़र, जिसमें उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्रों का सफ़र किया, अलग अलग सिविलाइजेशंस का ज्ञान लिया और अपनी एक यूनिक सोच विचार बनाई। उनके जीवन का ये पहला पड़ाव उनके आगे के काम का फाउंडेशन बना और उनके आइडियाज़ ने आने वाले सदियों तक दुनिया को प्रभावित किया। इस सफ़र के दौरान जो उन्होंने सीखा था, वही उन्होंने अपनी पाइथागोरियन स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया, जिसमें मैथमेटिक्स को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ा गया था। अब तक हमने देखा कि पाइथागोरस ने अपने सफ़र में कैसे अलग अलग जगहों से ज्ञान इकट्ठा किया और कैसे उन्होंने मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का एक मेजर हिस्सा बनाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनका अपना स्कूल, जिसे हम पाइथागोरियन स्कूल कहते हैं। ये स्कूल सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि एक फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल मूवमेंट का आरंभ था। पाइथागोरस के ज्ञान और विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने अपना एक स्कूल स्थापित किया। लगभग 530 BC के आसपास पाइथागोरस ने क्रोटोन यानी इटली में अपनी स्कूल का फाउंडेशन रखा। क्रोटोन एक समृद्ध और इंटेलेक्चुअल सिटी थी, जो उनके विचारों के प्रचार के लिए एक अच्छा केंद्र साबित हुई। यहाँ आकर पाइथागोरस ने अपने डिसाइपल्स को न सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाया, बल्कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के प्रिंसिपल्स भी सिखाए। पाइथागोरियन स्कूल किसी जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अलग था। यहाँ सिर्फ एकेडमिक ज्ञान के प्रचार नहीं होता था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ स्टूडेंट के अंदर एक कंप्लीट अप्रोच का डेवलपमेंट किया जाता था। पाइथागोरस सिर्फ एक मैथमेटिशियन नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। उन्होंने अपने स्कूल को ऐसे तैयार किया जहाँ मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भी दिया जाता था।
उनके लिए मैथमेटिक्स एक डिवाइन आर्ट था और इसलिए पाइथागोरियन स्कूल का आधार मैथमेटिक्स पर था। यहाँ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के डीप कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ का इम्पोर्टेंस भी समझाई। ये स्कूल जल्दी ही एक मूवमेंट बन गए जिसे हम पाइथागोरियनिज्म कहते हैं। पाइथागोरस के डिसाइपल्स और फॉलोअर्स ने पाइथागोरस के टीचिंग्स को पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में प्रचार किया। लेकिन ये स्कूल एक रेगुलर स्कूल जैसे नहीं थे। यहाँ एंट्री लेनी मुश्किल थी और एक स्पेशल सेट ऑफ रूल्स और डिसिप्लिन्स फॉलो करने होते थे। यही वजह थी कि ये एक सीक्रेटिव कम्युनिटी के रूप में प्रचलित हो गई थी। स्कूल में एडमिशन लेना आसान नहीं था। जो लोग पाइथागोरस के डिसाइपल्स बनना चाहते थे उन्हें पहले एक कठिन ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन पीरियड से गुजरना पड़ता था। इस समय उनका ध्यान, समझ और सेल्फ कंट्रोल टेस्ट किया जाता था। पाइथागोरस के डिसाइपल्स को अपने जीवन में एक सर्टेन प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती थी। इस प्योरिटी का मतलब सिर्फ फिजिकल क्लीनलीनेस नहीं था, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल प्योरिटी भी जरूरी थी। पाइथागोरस का मानना था कि इंसानी आत्मा अमर होती है और ये आत्मा जन्म के बाद पुनर्जन्म लेती है। ये कॉन्सेप्ट री इनकारनेशन का था। इसलिए पाइथागोरियन कम्युनिटी में आत्मा की शुद्धि यानी प्योरिटी ऑफ द सोल पर फोकस किया जाता था। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था वेजिटेरियनिज्म। पाइथागोरस ने अपने फॉलोअर्स को मांस खाने से मना किया था। उनका विचार था कि जीवन और जीवात्मा सभी जीवित प्राणियों में समाहित है और जीव हत्या से आत्मा को नुकसान होता है। इसलिए उनके फॉलोअर्स शुद्ध शाकाहारी डाइट फॉलो करते थे, जिससे उनकी आत्मा और उनका शरीर दोनों पवित्र बने रहें। ये कम्युनिटी एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह फंक्शन करती थी। इसके अलग अलग लेवल्स होते थे और हर लेवल पर फॉलोअर्स को अलग ज्ञान दिया जाता था। सबसे पहला लेवल होता था अकोश मटिकोई, जिसमें स्टूडेंट्स सिर्फ सुनते थे। उन्होंने सीधा पाइथागोरस के सामने आने का अधिकार नहीं पाया होता था। दूसरे लेवल को मैथमेटिकोई कहते थे, जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स होते थे और जो डायरेक्टली पाइथागोरस से ज्ञान प्राप्त करते थे। ये उनके लिए था। ये स्ट्रिक्ट हायरार्की थी जिसमें हर डिसाइपल को अपने डिसिप्लिन और समर्पण से ज्ञान की ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलता था। पाइथागोरियन कम्युनिटी का एक और कोर बिलीफ था इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल, यानी आत्मा की अमरता। पाइथागोरस का विचार था कि आत्मा एक शाश्वत तत्व है जो शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इस विचार पर फेथ बनाए रखने के लिए काफी डीपली ट्रेन किया। पाइथागोरस के टीचिंग्स में सबसे यूनिक और इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट था नंबर्स की फिलॉसफी। पाइथागोरस के लिए नंबर्स सिर्फ मैथमेटिकल एंटिटीज नहीं थे, बल्कि यूनिवर्स के असल तत्व थे। उन्होंने कहा कि नंबर्स दुनिया का सबसे मूल आधार है और हर चीज को नंबर्स के रूप में समझा जा सकता है। ये आइडिया पाइथागोरियन स्कूल का फाउंडेशन था, जिसे हम फिलॉसफी ऑफ नंबर्स कहते हैं। पाइथागोरस ने एक थियरी दी जिसे हम न्यूमेरोलॉजी कहते हैं, जो आज भी स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिक्स में काफी पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि हर नंबर्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और ये यूनिवर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 यानी 1 एकता का प्रतीक है जो हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 यानी 2 डुअलिटी का प्रतीक है जो ऑपोजिट फोर्सेस को दर्शाता है, जैसे डे एंड नाइट, मेल एंड फीमेल। 3 हार्मनी का प्रतीक है जो 3 चीजें मिलकर एक बैलेंस क्रिएट करती हैं। 4 ऑर्डर और स्टेबिलिटी का प्रतीक है जो नेचर के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। और 5 हेल्थ और लाइफ का नंबर है जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से जुड़ा है। इस फिलॉसफी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि यूनिवर्स एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में फंक्शन करती है और हर चीज का एक मैथमेटिकल बेसिस है। नंबर्स के थ्रू हम न सिर्फ दुनिया के फिजिकल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं, बल्कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी समझ सकते हैं। पाइथागोरस के लिए मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी एक ही चीज थी।
जिनके माध्यम से वो दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। पाइथागोरस ने कहा था कि यूनिवर्स एक म्यूजिकल हार्मनी के रूप में काम करती है और इस म्यूजिकल हार्मनी को समझने के लिए हमें नंबर्स को समझना होगा। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स, जिसमें उन्होंने कहा कि प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी मूवमेंट्स के थ्रू एक म्यूजिकल नोट क्रिएट करते हैं। ये एक डिवाइन म्यूजिक है जो हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन यूनिवर्स के ऑर्डर में हमेशा बजा करता है। ये यूनिक ब्लेंड ऑफ मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी पाइथागोरियन स्कूल की खासियत थी और यही पाइथागोरस के विचारधारा को इतना अलग और इम्पैक्टफुल बनाती है। अब तक हमने देखा कि पाइथागोरस का जीवन, उनके ट्रेवल्स और उनकी स्पिरिचुअल कम्युनिटी ने कैसे उनके फिलॉसफी को बनाया। लेकिन अगर पाइथागोरस का नाम हमेशा के लिए अमर रहा तो वो उनके मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस के कारण था। आज हम जिस पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में बात करते हैं, उसके जरिए पाइथागोरस ने मैथमेटिक्स की दुनिया को एक नया डायमेंशन दिया। उन्होंने नंबर्स के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाया और दुनिया को दिखाया कि नंबर्स सिर्फ कैलकुलेशंस के टूल्स नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की बुनियाद हैं। शुरुआत करते हैं पाइथागोरस की सबसे मशहूर मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन से, जिसे हम पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। ये एक ऐसा थ्योरम है जो आज हर मैथ स्टूडेंट के सिलेबस में होता है और ज्योमेट्री का एक फंडामेंटल पार्ट है। पाइथागोरियन थ्योरम हमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के साइड्स के रिलेशंस के बारे में बताता है। थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर। यहाँ पर a और b राइट एंगल्ड ट्रायंगल के छोटे साइड्स हैं और c हाइपोटेन्यूज है, जो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। ये थ्योरम जितना सिंपल लगता है उतना ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। इस थ्योरम की मदद से हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सिर्फ एक एकेडमिक फॉर्मूला नहीं, इस थ्योरम का प्रैक्टिकल यूज एंशिएंट और मॉडर्न टाइम्स दोनों में किया गया। पाइथागोरियन थ्योरम्स का इस्तेमाल आज के समय में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, नेविगेशन और डिजाइन में किया जाता है। कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें राइट एंगल्स और ट्रायंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ये थ्योरम काम आता है। आज हम बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और रोड्स बनाने में इस थ्योरम का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो इस थ्योरम का इस्तेमाल उन प्राचीन टाइम्स में भी किया जाता था। इजिप्शियंस ने पिरामिड्स बनाते वक्त इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया था और बेबीलोनियन सिविलाइजेशंस में भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जहां ट्रायंगल्स के रेशियो का मेंशन होता है। इसका मतलब यह है कि ये थ्योरम पाइथागोरस के पहले से कुछ सिविलाइजेशंस को पता था, लेकिन पाइथागोरस ने इस थ्योरम को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाया। उन्होंने इस थ्योरम को ऑर्गेनाइज किया, प्रूव किया और अपने डिसाइपल्स के थ्रू इसका ज्ञान पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में प्रचलित किया। पाइथागोरस का दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन था उनका नंबर्स और रेशियोज के साथ का काम। उन्होंने नंबर्स को सिर्फ कैलकुलेशंस का एक माध्यम नहीं माना, बल्कि उनके लिए नंबर्स यूनिवर्स के बेसिक एलिमेंट्स थे। उनका मानना था कि हर चीज का एक मैथमेटिकल बेस होता है और नंबर्स के थ्रू हम पूरी दुनिया को समझ सकते हैं। पाइथागोरस ने अपने काम में होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स का बड़ी गहराई से स्टडी किया। होल नंबर्स वो होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, और ऐसे नंबर्स के साथ काम करना रिलेटिवली सिंपल होता है। लेकिन पाइथागोरस का फोकस सिर्फ होल नंबर्स तक सीमित नहीं था। उन्होंने रेशियो का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, मतलब जब दो नंबर्स का रिलेशन एक फ्रैक्शन के रूप में होता है, जैसे 1/2 या 3/4 ऐसे। उन्होंने देखा कि काफ़ी चीज़ें इन रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। पाइथागोरियन स्कूल्स में रेशियोज का बड़ी गहराई से स्टडी किया गया और उन्होंने दिखाया कि इनका यूज़ ज्योमेट्री, म्यूज़िक और
डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हो सकता है। ये उनकी सोच थी कि हर रेशियो एक बैलेंस या हार्मनी का प्रतीक होता है और हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इस हार्मनी को फॉलो करती है। पाइथागोरस का ज्ञान का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन था इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी। एक इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, पाई, ऐसे। ये एक शॉकिंग डिस्कवरी थी उनके डिसाइपल्स के लिए। पाइथागोरस और उनके स्टूडेंट्स ने देखा कि कुछ नंबर्स को रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और यह उनके लिए एक पैराडॉक्स बन गया। इस डिस्कवरी का एक फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट भी था, क्योंकि पाइथागोरस का बिलीफ था कि यूनिवर्स में सब कुछ रैशनल है, लेकिन इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी ने इस सोच को चैलेंज किया। यह डिस्कवरी उनके स्कूल के लिए काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट था। उन्होंने इस डिस्कवरी को इनिशियली सीक्रेट रखा, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम के लिए ये एक थ्रेड जैसा था। लेकिन इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुई और आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट ने मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक मेजर पार्ट बनाया। पाइथागोरस के लिए नंबर्स सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल नहीं थे, बल्कि उनके लिए नंबर्स यूनिवर्स के कोर स्ट्रक्चर का प्रतीक थे। उनका विचार था कि हर चीज़ का एक न्यूमेरिकल बेसिस है और हर फिनोमेना को हम नंबर्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने फिलॉसफी में डीपली इंटीग्रेट किया। उनका मानना था कि यूनिवर्स में हर चीज़ अपने एक पर्टिकुलर हार्मनी में चल रही है और ये हार्मनी को समझने के लिए हमें नंबर्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। पाइथागोरस का ये बिलीफ था कि अगर हम नंबर्स की ट्रू नेचर को समझ लेंगे तो हम यूनिवर्स के रियल नेचर को भी समझ पाएंगे। पाइथागोरस ने एक और फैसिनेटिंग डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा कि म्यूजिक और मैथमेटिक्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उन्होंने नंबर्स को सिर्फ ज्योमेट्रिक और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने नंबर्स का एक म्यूजिकल डायमेंशन भी ढूंढा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि म्यूजिकल हार्मनी और नंबर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। पाइथागोरस ने म्यूजिक के फील्ड में काम करते हुए देखा कि म्यूजिकल नोट्स के बीच का रिलेशन स्पेसिफिक होल नंबर रेशियो में होता है, जैसे कि ऑक्टेव, यानी दो नोट्स जो एक ऑक्टेव अपार्ट होते हैं उनका रेशियो 2:1 होता है। परफेक्ट फिफ्थ, ये रेशियो 3:2 होता है और परफेक्ट फोर्थ, ये रेशियो 4:3 होता है। ये एक बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इसने ये दिखाया कि म्यूजिकल साउंड्स का एक मैथमेटिकल पैटर्न्स होता है। पाइथागोरस ने कहा कि म्यूजिक और मैथमेटिक्स के बीच ये हार्मनी यूनिवर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती है। इस डिस्कवरी का यूज आज तक किया जाता है और ये बेसिस बना वेस्टर्न म्यूजिक थियोरी का, जो कहती है कि हार्मनी को समझने के लिए हमें मैथमेटिकल रेशियोज को समझना होगा। पाइथागोरस का बिलीफ था कि पूरा यूनिवर्स एक म्यूजिकल हार्मनी के रूप में फंक्शन करता है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम हार्मनी ऑफ द स्फीयर्स कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्लैनेट्स और स्टार्स अपने मूवमेंट्स के थ्रू एक म्यूजिकल नोट क्रिएट करते हैं और ये यूनिवर्स का कॉस्मिक म्यूजिक है। ये एक डिवाइन मेलोडी है जो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन ये यूनिवर्स के ऑर्डर का प्रतीक है। इस थियरी का सिंबॉलिक मीनिंग ये था कि यूनिवर्स एक स्ट्रक्चर्ड, बैलेंस्ड और हार्मोनियस सिस्टम है और हमें इस हार्मनी को समझने के लिए नंबर्स और मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। म्यूजिक और मैथमेटिक्स का ये कनेक्शन पाइथागोरस के विचारधारा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया। पाइथागोरस को हम सिर्फ एक मैथमेटिशियन के रूप में नहीं, बल्कि एक डीप थिंकर और फिलोसोफर के रूप में भी याद करते हैं। उनके फिलोसॉफिकल बिलीफ्स ने न सिर्फ उनके अपने टाइम में, बल्कि आने वाली पूरी वेस्टर्न फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस को प्रभावित किया। पाइथागोरस के विचार जहाँ एक तरफ मेटाफिजिकल बिलीफ्स को एक्सप्लोर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअल और इथिकल डायमेंशंस को भी समझते हैं। पाइथागोरस का मेटाफिजिकल सिस्टम नंबर्स और मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के अराउंड रिवॉल्व करता था। उनका मानना था कि रियलिटी का कोर मैथमेटिकल है। इसका मतलब है ये था कि पूरी दुनिया जितनी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक मैथमेटिकल बेस है। नंबर्स के थ्रू ही हम इस रियलिटी को समझ सकते हैं। पाइथागोरस के विचार सिर्फ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स तक सीमित नहीं थे। उन्होंने
अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स में री इनकारनेशन और सोल का कॉन्सेप्ट भी समझाया। उनका मानना था कि हर जीवात्मा अमर है और शरीर के मरने के बाद आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है। ये प्रोसेस मेटाम्साइकोसिस कहलाता है, यानी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। पाइथागोरस का ये बिलीफ था कि इंसान के एक्शंस का डायरेक्ट असर उसके अगले जन्मों पर होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इथिकल और स्पिरिचुअल प्योरिटी फॉलो करता है तो उसकी आत्मा को अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलता है, लेकिन अगर कोई बुरे कर्म करता है तो आत्मा को अगले जन्म में सफर करना पड़ता है। ये रीइंकारनेशन का साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा प्योर और डिवाइन स्टेट में पहुंचकर मोक्ष नहीं प्राप्त करती। पाइथागोरस ने अपनी कम्युनिटी में स्ट्रिक्ट इथिकल रूल्स इसलिए बनाए थे क्योंकि उनका मानना था कि इथिकल और स्पिरिचुअल प्योरिटी आत्मा के प्रोग्रेस के लिए जरूरी हैं। उनके डिसाइपल्स को स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना पड़ता था, अननेसेसरी वायलेंस से दूर रहना पड़ता था और उन्हें अपनी लाइफ को फिजिकली और स्पिरिचुअली प्योर रखना होता था। ये कॉन्सेप्ट बाद में प्लेटो और अदर ग्रीक फिलोसोफर्स के सोच में भी डीपली इन्फ्लुएंस करता गया। प्लेटो ने अपने डायलॉग्स में सोल और रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया और ये इन्फ्लुएंस पाइथागोरस के विचारों से डायरेक्टली आता है। प्लेटो के काम में हम देखते हैं कि आत्मा का ज्ञान और इथिकल प्यूरिटी का बड़ा रोल है, जो पाइथागोरस के आइडिया से प्रभावित था। पाइथागोरस के फिलोसॉफिकल आइडियाज का प्रभाव उनके अपने समय से लेकर आज तक वेस्टर्न फिलॉसफी पर बना हुआ है। उनका मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क बाद में कई फिलोसोफर्स ने अपनाया और उनके आइडियाज ने एक न्यू डायरेक्शन दिया वेस्टर्न थॉट को। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम प्लेटो के काम में देखते हैं। प्लेटो, जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने मेटाफिजिकल थियरीज के डेवलपमेंट में पाइथागोरस के आइडियाज को अडॉप्ट किया। प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज पाइथागोरस के मैथमेटिकल रियलिटी के बिलीफ से डीपली कनेक्टेड था। जैसे पाइथागोरस के लिए नंबर्स और ज्योमेट्री यूनिवर्स की रियलिटी का एसेंस थे, वैसे ही प्लेटो के लिए फॉर्म्स उस अल्टीमेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करते थे जो हमारी सेंसरी वर्ल्ड के बियॉन्ड थी। प्लेटो का बिलीफ था कि दुनिया में हर चीज का एक परफेक्ट फॉर्म एग्जिस्ट करता है और हम जो देखते हैं वो उस फॉर्म का एक इम्परफेक्ट कॉपी है। ये विचार पाइथागोरियन फिलॉसफी के सिमिलर है, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड एक इटर्नल मैथमेटिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा प्लेटो ने रीइंकारनेशन के कॉन्सेप्ट को भी अपने डायलॉग्स में एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर किया। उनके डायलॉग्स जैसे फाइडो और रिपब्लिक में सोल और उसकी इमॉर्टैलिटी के बारे में डिस्कशन मिलता है, जो पाइथागोरस के आइडिया से प्रभावित था। प्लेटो ने अपने स्टूडेंट को सिखाया कि इथिकल और इंटेलेक्चुअल लाइफ जीना जरूरी है ताकि आत्मा अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सके, जो पाइथागोरियन थॉट का एक कोर एलिमेंट था। पाइथागोरस के आइडियाज का प्रभाव प्लेटो के बाद भी कंटिन्यू रहा और बाद में एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट डेवलप हुआ जिसका नाम था न्यू प्लेटोनिज्म। न्यू प्लेटोनिस्ट जैसे प्लोटिनस ने पाइथागोरस के मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल विचारों को फर्दर डेवलप किया। उन्होंने रियलिटी को हायरार्किकल टर्म्स में समझा, जहां अल्टीमेट रियलिटी एक डिवाइन सोर्स है और सब कुछ उस सोर्स से निकलता है। यह आइडिया पाइथागोरियन थॉट के सिमिलर था, जहां मैथमेटिकल ऑर्डर और हार्मनी यूनिवर्स का बेस था। नियो प्लेटनिस्ट ने भी इथिकल और स्पिरिचुअल प्योरिटी पर फोकस किया और ये कहा कि हर व्यक्ति का गोल उस डिवाइन रियलिटी को समझना और उसके साथ कनेक्ट होना है। पाइथागोरस के मेटाफिजिकल और इथिकल आइडियाज में ये फाउंडेशन एस्टेब्लिश की थी, जो आगे चलकर नियो प्लेटोनिज्म में और ज़्यादा रिफाइन हुई। पाइथागोरस और उनकी टीचिंग्स के आसपास कुछ कंट्रोवर्सीज और मिसकॉन्सेप्शंस भी जुड़ी हुई हैं। जब हम उनके कंट्रीब्यूशंस को समझते हैं तो ये भी समझना ज़रूरी है कि उनकी लेगेसी में कई डिबेट्स और चैलेंजेस भी रहे हैं। एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो पाइथागोरस के आसपास है वो ये है कि उन्होंने खुद कितना डिस्कवर किया और कितना उनके फॉलोअर्स ने उनको एट्रीब्यूट किया।
जैसे कि पाइथागोरियन थ्योरम जो उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मेंशन उनसे पहले भी अलग अलग कल्चर्स में पाया गया था, जैसे मेसोपोटामिया और इजिप्ट में। पाइथागोरस का काम उस थ्योरम को फॉर्मलाइज करना और उसे अपने स्कूल के टीचिंग्स में लाना था। लेकिन ये डिबेट अभी तक चलती रही है कि क्या ये थ्योरम उनकी ओरिजिनल डिस्कवरी थी या नहीं। ये भी कहा जाता है कि उनके कई कंट्रीब्यूशंस को उनके फॉलोअर्स ने बढ़ावा दिया और उनकी लेगेसी को उन्होंने इन्हेंस किया। पाइथागोरस के आसपास एक डिवाइन और मिस्टिक ऑरा बनाया गया जो उनके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से कहीं ज़्यादा इलेबोरेट हो गया। पाइथागोरस के मिस्टिकल और रिलीजियस आइडियाज़ को लेकर कई बार क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कई लोगों ने उनकी टीचिंग्स को डॉगमेटिक और सीक्रेटिव कहा, क्योंकि उनकी कम्युनिटी एक क्लोज्ड सोसाइटी के रूप में काम करती थी। उनके स्ट्रिक्ट रूल्स और रिचुअल्स को कई बार एक्सट्रीम माना गया और उनके बिलीव्स को कई लोग सुपरस्टिशियस या इरेशनल भी समझते थे, खासकर उनके डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस और रीइंकार्नेशन के बिलीव्स को लेकर। कई क्रिटिक्स ने यह भी आर्गू किया है कि पाइथागोरस ने मिस्टिसिज्म और रिलीजन को मैथमेटिक्स के साथ मिलाकर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट किया, लेकिन उनका ये एमलगमेशन ही उनकी टीचिंग्स को यूनिक बनाता है। और ये आइडिया कि नंबर्स सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक डिवाइन प्रिंसिपल है, इन्हीं विचारों ने उनको अलग बनाया। पाइथागोरियन स्कूल का डिक्लाइन भी एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। जब पाइथागोरस की टीचिंग्स पॉपुलर होने लगी और उनका कम्युनिटी क्रोटोन और इटली के दूसरे पार्ट्स में फैला, तब पॉलिटिकल और सोशल टेंशन्स भी शुरू होने लगे। पाइथागोरियन स्कूल्स के स्ट्रिक्ट इथिकल रूल्स और क्लोज्ड सोसाइटी के नेचर के कारण उनका अपोजिशन भी बढ़ने लगा। इवेंचुअली पॉलिटिकल रीजंस और इंटरनल स्ट्राइफ के चलते पाइथागोरियन कम्युनिटी को डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्रोटोन में उनके पॉलिटिकल राइवल्स ने उनके स्कूल पर अटैक किया और इसके बाद उनके फॉलोअर्स को अलग अलग जगह छुपना पड़ा। इस अटैक के बाद पाइथागोरियन स्कूल अपने पूरे फॉर्म में कभी रिकवर नहीं कर पाया और उनकी कम्युनिटी का डाउनफॉल हो गया। ये कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म के बावजूद पाइथागोरस की लेगेसी अब तक कायम है और उनके फिलोसॉफिकल और मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशंस को आज भी रिस्पेक्ट के साथ याद किया जाता है। पाइथागोरस की सोच आज भी रेलेवेंट है, खासकर उनका विचार कि कैसे मैथमेटिक्स, कॉस्मोस और सोल का संबंध है। उनकी टीचिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि लॉजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच एक गहरा संबंध है जो हमें अपने जीवन में हार्मनी और बैलेंस प्राप्त करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।